अमी बिंदुकृत कहानी पेंशन का रिश्ता। दीपू की चीख सुनकर किरण की अचानक नींद खुल गई। समझ नहीं पाई यह कोई सपना था या हकीकत। अधखुली आंखों से बिस्तर को टटोला। दीपू नहीं मिला। सहसा कुछ याद कर वह उछली और बिस्तर से नीचे आन खड़ी हुई। एक एक कदम में न जाने कितनी सीढ़ियां पार करती हुई वह नीचे उतर आई। गेट खुला हुआ था। बाहर वाले कमरे में दीपू फर्श पर पड़ा था और सावित्री वहीं गाल पर दोनों हाथ धरे खड़ी कांप रही थी। आंखों में लाल लाल डोरे, भय की सिहरन, कुछ अचानक घट जाने का आश्चर्य। रामलाल झकझोर रहे थे। यह क्या किया तूने? दीपू ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? दीपू को उठाने ही जा रहे थे कि किरण की चीख सुनकर ठिठक गए। चीखती हुई कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ मेरे दीपू को? हाय बेटा, क्या हो गया? मार डाला इस बुढ़िया ने। दीपू से लिपट कर रोने लगी। अभी सावित्री वैसे ही खड़ी थी, बिल्कुल निश्चल निष्कंप, पत्थर की मूरत। एकाएक किरण ने उसे जोर से धक्का दिया। हत्यारिन, खा गई तू मेरे बेटे को। फिर दीपू को पकड़कर दहाड़े मारकर रोने लगी। दीपू किरण और राघव का इकलौता बेटा है। मना करने के बावजूद वह अक्सर दादा दादी के पास चला जाता है। उनके साथ खेलना उसे अच्छा लगता है। वे उसे किसी बात के लिए रोकते टोकते नहीं, सोने के लिए नहीं कहते, कुछ मना नहीं करते और उसके साथ खेलते रहते हैं। रामलाल कभी उसके लिए घोड़ा बन जाते हैं तो कभी शेर, कभी हाथी, और दीपू उनकी पीठ पर बैठकर सवारी करता है। दादी भी हमेशा उसके पीछे भागती रहती हैं, उसे कुछ ना कुछ बनाकर खिलाती हैं, उसके साथ छुपम छुपाई खेलती हैं। जब थक कर बैठ जाता है तो दुनिया भर की कहानियां सुनाती हैं। राघव भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। वह परिवार के साथ ऊपरी मंजिल पर रहता है और माँ बाप नीचे रहते हैं। 6 बरस का दीपू दोनों परिवारों के बीच पुल की तरह है। जल्द ही खबर मोहल्ले में फैल गई। राघव को भी ऑफिस में सूचना पहुंच गई। दीपू को अस्पताल ले जाया गया। 15 मिनट के भीतर उसे होश आ गया। बेहोश भर हुआ था। आसपास भीड़ देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। किरण से लिपट गया। चुपचाप शून्य में खोए हुए वह कुछ देर पहले की घटनाएं याद करने लगा। स्कूल से आने के बाद मम्मी ने जबरदस्ती बिस्तर पर लिटा दिया था, मगर आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। लेटकर इंतजार करता रहा। जैसे ही मम्मी की खराटे सुनाई पड़ी, चुपके से दादा दादी के पास नीचे चला गया। दोनों जग रहे थे। उसे देखते ही खुश हो गए। दादा घोड़ा बनकर तैयार हो गए और दादी किचन में कुछ बनाने चली गई। दादा की आंख और मुंह पर पट्टी बंधी थी। क्या हुआ दादाजी? चोट कैसे लग गई? खून कैसे आ गया? ज्यादा लग गया क्या? दीपू पट्टी खोलने की कोशिश करने लगा। उन्होंने मना किया, लेकिन वह जिद करता रहा कि चोट देखनी है। गोद में बिठाकर प्यार करने लगे, पर उसका दिमाग पट्टियों पर अटका रहा। पट्टी खींचकर खोलने लगा। मना करने पर हाथ पैर चलाने लगा। किचन से सावित्री दोनों की लड़ाई देख रही थी। दीपू संभल नहीं रहा था। किचन से आकर उन्होंने खींचकर उसे अलग कर दिया। चल हट यहाँ से, बदमाश कहीं का। बाप चोट लगाकर झांकने नहीं आता। यह नालायक उसे नासूर बनाना चाहता है। दीपू गुस्से में था। सावित्री से भी नहीं संभला। एक पैर बड़ी जोर से रामलाल के चेहरे पर लगा। अभी संभले भी नहीं थे कि 2 घूंसे आंखों के बीच जा लगे। वे चीख उठे। सावित्री दीपू को पूरा जोर लगाकर खींचने लगी। खींचते हुए बुरी तरह कांप रही थी। होठ भींचे हुए थे। आंखों से अंगारे निकल रहे थे। चेहरा देखकर दीपू सहम गया, शांत हो गया, पर सावित्री उसे खींचती रही। उसका गला और चेहरा उसकी हाथों में था। पकड़ कसती जा रही थी, साथ ही वह चिल्लाती जा रही थी, तू भी पूरा नालायक है। मेरे बेटे को मारेगा, राघव को मारेगा, राघव को मारेगा। जल्द ही राघव भी घर पहुंच गए।
लोग आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। सभी स्तब्ध थे कि सावित्री ने बहू बेटे से बदला लेने के लिए पोते का गला घोटा। माँ बाप से अलग रहने के लिए लोग राघव को गालियां दिया करते थे, कोसते थे, पर आज सब सहमे हुए थे। बदला लेने के लिए बुढ़िया इतनी गिर जाएगी, इसी बात पर चर्चा हो रही थी। किरण से लोगों को पता चला था कि सुबह राघव की पापा से कहा सुनी हुई थी, पैसे मांग रहे थे रामलाल। बस इतनी सी बात को लेकर बुढ़िया ने यह कर डाला। किरण घर में घुसने को तैयार नहीं थी। जब तक बुढ़िया जेल या पागल खाने नहीं भेज दी जाती, वह घर में कदम नहीं रखेगी, ऐसी घोषणा कर रखी थी। पड़ोस में वह दीपू को लेकर बैठी थी। दीपू अब भी गुमसुम था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जो भी आता, किरण दिन भर की कहानी सुनाती, अंत में जोड़ना न भूलती। हम लोगों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बुरा सोचा तक नहीं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता दीपू को। बुढ़िया तो उसे मार देना ही चाहती थी। सभी सावित्री को पागल साबित करने में जुटे थे। रामलाल और सावित्री घर के अंदर ही थे। लोग बाग झांक झांक कर कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे। हत्यारिन दादी का चेहरा कैसा होता है? वह चुड़ैल जैसी है, पागल जैसी है, या राक्षसिन जैसी, जैसे पूतना? सावित्री घंटे भर से बदहवास सी फर्श पर बैठी थी। यह सब क्या हो गया? कैसे हो गया? गैस पर रखा बादाम का हलवा जलकर खाक हो चुका था। गेट खोलकर राघव आया था मिलने। आज ही सुबह पिताजी पर हाथ उठाया था उसने। चाय समेत कप उनके चेहरे पर दे मारा था। पर उस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा बदला उसे हजम नहीं हो रहा था। सावित्री ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा। उसने झटक दिया। उसे हजम नहीं हो रहा था। सावित्री ने फिर से दौड़कर उसका हाथ पकड़ा। उसने फिर झटक दिया। वह राघव के पैरों को पकड़कर बैठ गई। बेटा, दीपू अपना बच्चा है, मैं उसे मारने की भला सोचूंगी भी क्यों? तेरे पापा के मुंह पर हाथ पैर चला रहा था, उसे खींच रही थी। पता नहीं यह सब कैसे हो गया। मुझे माफ कर दे बेटा, जो चाहे सजा दे, कुछ तो बोल। क्या तुझे भी लगता है मैंने जानबूझकर किया है? राघव की मुट्ठियां भिंची हुई थी, नथुने फूले हुए थे। गरम सांस ऐसे बाहर निकल रही थी कि किसी को भी जलाकर खाक कर दे। आंखों में ऐसी घृणा सावित्री बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह बिल्कुल चुप था, मुंह बिचकाए हुए, जैसे कोई घृणित चीज पैरों से लगी हुई हो। 2 कदम हटकर दूर खड़ा हो गया। सावित्री औंधे मुंह पड़ी रोती रही। बेटा, ऐसा मत कर, तू तो मेरा बेटा है, हमें ऐसे मत छोड़। शुक्र है दीपू को कुछ हुआ नहीं, नहीं तो मैं अपना मुंह कहाँ दिखाती। मुझे मार बेटा, मार डाल मुझे। अब ऐसा जीवन नहीं काटा जाएगा। तू भी मुंह मोड़ लेगा, उससे अच्छा है मार डाल। तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं हूं कि छोटी सी बात के लिए किसी की जान ले लूं। कहता हुआ राघव बाहर चला आया। सावित्री दहाड़ मारकर रोती रही। आवाज बाहर तक आ रही थी। लोग उसके पूरा पागल हो जाने की घोषणा करने लगे। पुलिस आ चुकी थी। उसके पीछे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग देखना चाहते थे कि पागल हुई सावित्री कैसी लग रही होगी। उसके दांत कितने बाहर निकले होंगे, नाखून कितने बड़े बड़े होंगे, चेहरा कितना डरावना होगा। पुलिस को कुछ खास सबूत नहीं मिला घर में। एक बिस्तर, बगल में नीचे बिछी हुई चटाई, टेबल पर रखी कुछ दवाइयाँ, एक छोटी सी अलमारी और सामने खुला हुआ किचन। इंस्पेक्टर ने नजर रामलाल के चेहरे पर गड़ाई, जैसे कुछ हाथ लगा हो। बेटे से लड़ाई हुई थी आज। सावित्री कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती, उसके पहले रामलाल सामने आ गए। हाँ साहब, सुबह रघु से थोड़ी बहस हो गई थी। उसने नजर चेहरे पर ही गड़ाए रखी। रामलाल बोलते रहे।
उस समय चाय पी रहा था। कप उछलकर मेरे चेहरे पर लग गई। उसी का चोट है। इंस्पेक्टर ने अगला दांव फेंका। पुलिस को नहीं बताया, रिपोर्ट नहीं किया। अब सावित्री आगे आ गई। साहब, घर में तो ये सब होता रहता है। हर बात के लिए पुलिस के पास थोड़ी जाते हैं। आपसे मामला है, घर की बात है, सुलझा लेंगे। लेकिन अब मामला आपसी नहीं रहा ना, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। किरण जी ने रिपोर्ट लिखाई है, वो जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। इंस्पेक्टर ने अपना पल्ला झाड़ा कि मानो वह कर्तव्य बोध से दबा हुआ है। धीरे धीरे सुबह की पूरी बात पता चली कि रामलाल पेंशन से 5,000 रुपए हर महीने लेते थे। बाकी पैसा दीपू के नाम जमा हो जाता था उसके आगे की पढ़ाई के लिए। रामलाल ने खुद ऐसा कहा था। इधर कई महीनों से उनका खर्च नहीं चल पा रहा था। कमर तोड़ महंगाई थी। हर चीज के दाम आसमान पर थे। बुढ़ापे में दवाइयों का भी खर्च बढ़ गया था। इन वर्षों में पेंशन भी बढ़कर 14,000 हो चुकी थी। रामलाल ने राघव को बात करने के लिए बुलाया था कि अब वह 8,000 ले लिया करे और बाकी दीपू के खाते में जाए। इसी बात पर नाराज होकर राघव ने चाय सहित कप उनके मुंह पर दे मारा था और गुनगुनाते हुए चला गया। पता नहीं कौन सी लत है, बुढ़ापे में एयासी करनी है इन्हें। 5,000 में खर्च नहीं चलता। इंस्पेक्टर ने सावित्री को कुरेदा। बस इतनी सी बात के लिए दीपू को मार डालना चाहते थे तुम लोग। सावित्री फपक कर रोने लगी। ऐसा मत कहिए साहब, ऐसा कलंक मत लगाइए। उस समय पता नहीं क्या हो गया था मुझे, दिमाग सुन्न हो गया था। मुझे लगा जैसे दीपू बड़ा होकर राघव को मार रहा है। राघव को बचाने के लिए मैं उसे खींचती रही। इतना भी होश नहीं था कि दीपू अभी छोटा है, कि सामने उसके दादा हैं, कि उसका गला मेरे हाथ में है। मैं खींचती ही गई। राघव के पापा की कसम साहब, मैं बिल्कुल होश में नहीं थी। मैं पगला गई थी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। सावित्री लगभग गिड़गिड़ाती हुई बोली। इंस्पेक्टर कुछ नहीं बोला। महिला कांस्टेबल को इशारा कर दिया। सावित्री दहाड़े मारकर रोने लगी। आखिरी उम्मीद में वह राघव के पैरों पर झुकी। वह ऐसे पीछे हट गया जैसे उसकी परछाई से भी दूर रहना चाहता हो। वह रोती रही। बेटा, ऐसे मुंह मत मोड़। मैंने गलती की है, लेकिन बापू की सोच, उनका क्या होगा? उन्हें कौन खिलाएगा, कौन पानी देगा? मुझे मार डाल बेटा, इस तरह अलग मत कर हमें। इस उम्र में राघव पर कोई असर नहीं हुआ। दीपू को गोद में लिए निश्चल खड़ा रहा। किरण भी मुंह फेर कर खड़ी थी। वह तो उस डायन का मुंह तक नहीं देखना चाहती थी। कंधे पर लेटा दीपू दादी की ओर लपका। राघव ने दोनों हाथों से उसे खींच लिया। दीपू चीख रहा था, तुम सब गंदे हो, सब गंदे हो। दादी को रोको। दादी, दादी, मुझे दादी के पास जाना है। वह चिल्ला रहा था और राघव उसका मुंह दबाए उसे खींचे हुए था। भारी कदमों से चलते हुए सावित्री मुड़ मुड़कर दीपू को देखे जा रही थी। रामलाल के गले लगकर रोने लगी। वो कांपती आवाज में समझाते जा रहे थे, अब क्या करें हम? तुम राघव को बचा रही थी, इस पर कौन भरोसा करेगा? कौन सुनेगा तुम्हारी बात? कौन मानेगा? सुबह पुलिस को फोन करने जा रहा था तो तुमने रोक लिया। डॉक्टर के यहाँ भी झूठ बोला कि चाय की केतली गिर गई है चेहरे पर। फिर दोपहर में उसी के मुंह में तुम बेचारे दीपू पर टूट पड़ी। सब तुम्हारा ही कर्म भोग है। सावित्री के जाते ही धम से गेट पर बैठ गए। आंसुओं का रेला थमने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ कुछ गुदगुदाते जा रहे थे। जिंदगी भर जिसे जिलाने बचाने का जतन किया, अब उसी से बदला लेने के लिए थाने जा रही है। वह हरे कर्म भोग। सावित्री बार बार पलटकर दीपू को देखे जा रही थी। वह अब भी दादी दादी चीख रहा था।
सावित्री के चेहरे पर संतुष्टि की एक रेखा उभर कर आई, जिसके पीछे सारे दुख, सारे दर्द छिप गए। जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिला हो। सबकी नजरें सावित्री पर थीं। उन्हें बस इतना दिखा कि इतनी जल्दी बुढ़िया की आंखों से आंसू सूख गए। खुसुर खुसुर जारी थी कि जरूर इसने दीपू को मार दिया होता। कितनी देर से ड्रामा कर रही है। उनके थाने की ओर जाते ही भीड़ छटने लगी। कड़ा फैसला लेने के लिए सभी किरण की मजबूती की दाद दिए जा रहे थे। सभी खुश थे कि बच्चों की सुरक्षा के लिए ऐसा कदम जरूरी था। खतरा टल जाने के बाद का सुकून लिए धीरे धीरे लोग अपने घर लौट गए, जहां उनके बच्चों को किसी पगली बुढ़िया से कोई खतरा नहीं था। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, यदि इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।